धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, जो इज्जत से आप और जो मोहब्बत से हमें नवाजते हो, उसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। खुशी की बात यह है कि विजय रथ की इस गाथा में जो 6 महीने से चल रही है, गुजरात भी बहुत ही कम स्टेट है जो 2 विजय रथ अपने खींच के लेके आए हैं। आज गुजरात भी उनमें शामिल हो चुका है, तो दूसरा विजय रथ करा है। राजकोट का जब नाम आता था तो मैं पीछे हट जाता था। मैंने कहा रहने दो यार, अहमदाबाद तो कर लिया, राजकोट में किस लिए जाना है। तो फिर अनुज सर बोले, सर अभी आप जानते नहीं हो, अहमदाबाद के लोग अलग है और राजकोट वाले अलग हैं। वो एरिया जो है पोरबंदर, जामनगर, यहाँ के गुजराती कुछ अलग ही तरह के। मैंने कहा किस तरह के? बोला देखने तो आ जाना। तो मैंने कहा यार तुम्हारे वहां लोग ही नहीं आएंगे, 1500 लोग आएंगे मुश्किल से। बोला सर तभी तो कह रहा हूँ, एक बार आओ तो सही, देखो तो सही। सच में मैं सोचता था यहाँ के लोग, यहाँ की टीम छोटी है, पर आपने 3000 से ज्यादा आके बता दिया कि सर हम अलग हैं, ये एरिया अलग है, ये अलग डीलरों का एरिया है। इससे पहले भी मैं 2 बार आया हूं, गिर में ट्रेनिंग करके गया हूं 2019 से पहले। 2019 के बाद शायद मैं पहली बार आ रहा हूं। राम सीता जी की ट्रेनिंग थी शायद, और जब आप लोगों के माध्यम से ही कुछ अच्छे अच्छे दर्शन किए, समुद्र के साथ साथ गाड़ी भी चलाई। उन दिनों जब मैं आता था और राम सीता से मिलता था और यहाँ की टीम से मिलता था, फिर राजकोट में और भी टीम डेवलप हुई, नम्रता मैम की, कुणाल सर की, उन लोगों से भी मिलता था। तो मैंने एक चीज हमेशा देखी, ये लोग ट्रेनिंग में आए, कहीं फंक्शन में आए, ये काम या तो करते नहीं है, करते हैं तो आत्मा से करते हैं, दिल से करते हैं। महा ईमानदार लोग, सच को सच कहने वाले, सही को सही कहने वाले और गलत को गलत कहने वाले लोग रहते हैं यहाँ आसपास। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर आज भी इस देश में सही संस्कृति बसती है, सही संस्कार हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर गुजरात का आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग सत्यता में यकीन करते हैं। आप कभी भी देख लेना, इतने भगवान को मानने वाले लोग हैं कि जैसे छुट्टियां होंगी, दीपावली हो, तो आप बाबा विश्वनाथ जाओ, महाकाल जाओ, जगन्नाथ जाओ, वैष्णो माता जाओ, तो वहां पर मालूम है जब हम जाते तो हमें क्या पता चलता है? बोला भाई साहब अभी मत आना, बहुत भीड़ है। मैंने कहा कौन आया हुआ है? बोला गुजरातियों का सीजन चल रहा है। मतलब छुट्टी हुई नहीं और ये लोग या तो उदयपुर की तरफ जाते हैं, समझ गए होगे तुम, या फिर कहीं अच्छे स्थान पे जाते हैं। तो यहां से पता चलता है कि कितने संस्कारी और कितने सच्चे और अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। और मुझे अत्यंत, मैं बेहद गर्व के साथ कह सकता हूं, उनमें भी सबसे अच्छे लोग AWPL में रहते हैं। बस आज इस पूरे फंक्शन में एक ही चीज मिस है, वो है हमारे कुणाल सर जो नहीं आ पाए। कल उनका फोन आया, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई। अब वो 4-5 महीने के लिए शायद बेड पे चले गए। तो मुझे कह रहे गुरुजी मुझे आना था लेकिन मैं नहीं आ पाया, मुझे बड़ा दुख है, मुझे डॉक्टर ने बोला 6 महीने रेस्ट करना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, नेटवर्किंग इसलिए तो करी थी कि टांग टूटे, हाथ टूटे, सिर दर्द हो, लेट जा, पैसे फिर भी आते रहेंगे।
बिजनेस तो नहीं टूटा ना, टांग ही टूटी है। बोला नहीं सर बिजनेस तो चल रहा है। तो मैंने कहा इसलिए हम इस दुनिया को, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि दुनिया का एक ऐसा बिजनेस बना जहां इंसान के जीते जी तो है ही है, जीते जी तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सुरक्षित है ही है, मरने के बाद भी अगर उसकी टीम जिंदा है तो उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी ही रहेंगी जब तक वो जी रहा था मरने के बाद। डायरेक्ट सेलिंग सही में सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक इमोशन भी है। सही में सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक तरह का मैं कह सकता हूं इंसानियत का कारवां भी है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने का माध्यम नहीं है, मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को जानना, एक जगह रह के पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। रियली में इस कलयुग में अगर आप देखो तो कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसका अच्छा सोचता है, कौन किसके लिए मेहनत करता है, कौन किसको काम सिखाता है, कौन किसको आगे ट्रेनिंग देता है सक्सेस की, कौन किसके अच्छे प्रोडक्ट देता है, कौन किसको अच्छी सेहतमंद रहना सिखाता है, कौन किसकी आर्थिक स्थिति ठीक करता है। इस कलयुग में अगर आप देखो तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी आदमी का पैर खींच रहा है, आदमी आदमी को गिरा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार की दुकान बंद करा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बड़ा फैक्ट्री वाला छोटे फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री बंद करा रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। बड़ा नेता छोटा नेता को खत्म करके बड़ा नेता बन रहा है। हाँ या ना, ये कलयुग है। इस कलयुग में अगर मैं देखूं तो इतनी सेल्फिश दुनिया हो चुकी है कि सिर्फ अपना, अपनी माया, अपना, सिर्फ अपना, बाकी किसी का कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों मैं कह सकता हूं कि दुनिया की एक ही इंडस्ट्री है जो सबका सुख चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, सबका भला चाहती है। यहाँ हर आदमी चाहता है कि आपका भला हो, क्योंकि आपका भला तो हमारा भी भला। इसीलिए इस इंडस्ट्री से मैं बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। इस इंडस्ट्री के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। आप लोग जो भी मुझे जानते हैं या आज पहली बार जान रहे हैं वो भी जान जाएंगे कि मैं 18 साल से इसी प्रयास में लगा हुआ हूं कि इस इंडस्ट्री को कोई करे ना करे पर समझे जरूर, कोई हमारे साथ आए ना आए पर समझे जरूर, क्योंकि मैं कह सकता हूं जो इसको समझ गया वो छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है, पहली बार कितने लोग आए? पहली बार, फर्स्ट टाइम। काफी लोग हैं। मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं, आधा घंटा बात कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं जो कहूं सही हो तो मानना, गलत हो तो मुझे भी रिजेक्ट कर देना कि ठीक है एक कंपनी का एमडी बोल रहा है, शायद अच्छा ही बोलेगा, बुरा नहीं बोलेगा। समझ में आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो रिजेक्ट करना। क्योंकि भाइयों आप इतनी दूर आए हो, पूरा दिन आपने यहाँ पर दिया है, आपका समय बहुत कीमती है, बहुत दूर दूर से आए हो। आज का दिन आपका जाया नहीं जाना चाहिए। आज का दिन मैं कहूंगा आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन बन जाना चाहिए। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। अगर सही है तो मानो, गलत है तो बिल्कुल भी मत मानो। क्योंकि यहां से आपको मोटिवेट होके नहीं जाना, इंस्पायर होके नहीं जाना कि इसने ये कमा लिए, उसने ये बता रहा था, ये किसान का बेटा ये बन गया, भट्टे मजदूर का बेटा ये बन गया, ऑटो वाले का बेटा ये बन गया, मैं भी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी भी काम को समझोगे नहीं, वो काम जब तक आपके दिमाग में और दिल में बसेगा नहीं, आपसे होगा नहीं। आई एम राइट और रॉन्ग? सही हो गलत हूं?
चाहे उसमें अरबों रुपए हो, चाहे उसमें खरबों रुपए हो, चाहे उसमें 100 गाड़ी हो, चाहे 1000 गाड़ी हो। इंसान कोई भी काम कब करता है? जब उसका दिल करता है, जब उसकी आत्मा कहती है, जब उसका दिमाग कहता है और उसको अंदर से काम करने में मजा आता है। राइट और रॉन्ग? सही बात है, गलत बात है? मेरे कहने से यहाँ पर जितने बड़े लीडर्स आए, अनुसर ने एक से एक बात बताई, एक से एक अच्छी स्टोरी बताई, जर्नी बताई। अनुसर के कहने से, मेरे कहने से आपसे काम नहीं होगा जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आ जाएगी कि ये काम हमें करना है, ये अच्छा काम है या बुरा काम है, इसमें मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीजन जब तक आप खुद नहीं लोगे, आपसे काम नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, हमारे माता पिता जितना मर्जी बोला कि पढ़ ले कुछ बनेगा, पढ़ ले कुछ बनेगा, हम जब नहीं पढ़े तो हम जब अपने माँ बाप की नहीं मानते, मुझे पता है तो तुम मेरी कुछ नहीं मानोगे, तुम वही मानोगे तो तुम्हारा दिल कहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट। तो इसके लिए हमें समझना है, सबसे पहले यहां एक बात हो रही थी, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? क्यों बनी डायरेक्ट सेलिंग? किसके लिए बनी डायरेक्ट सेलिंग? क्या डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यवसाय है? क्या डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर अपॉर्चुनिटी है? जैसे MBA है, MCA है, MTech है, BTech है, BBA है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये किस लिए आई, क्यों आई और किसके लिए बनी? पहले हमें इंडस्ट्री समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ अपने सामान को बेचने का एक आधुनिक मॉडल है और कुछ नहीं। दुनिया में हर आदमी जो बिजनेस करता है, बिजनेस का मतलब क्या है? बेचना। हाँ है ना? बिजनेस का मतलब क्या है? चाहे सरिया बेचे, सीमेंट बेचे, कपड़ा बेचे, जूता बेचे, चप्पल बेचे, मतलब बेचना, उसी को आप बिजनेस कहेंगे। जो बेचकर पैसे कमा रहा है, जो नौकरी नहीं कर रहा है, कुछ बेचकर अपनी इनकम प्राप्त कर रहा है, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। और बिजनेस करने के तरीके, बेचने के तरीके दुनिया में अलग अलग हैं। शोरूम है, दुकान है, मॉल है, ई कॉमर्स है। इसी तरह एक मॉडल इस दुनिया में बना था, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल 1895 में। एक ऐसा मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई आप कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का लेना, उसको लेकर पहले आप इस्तेमाल करना, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को समझाना, ब्रीफ करना। अगर उसको भी अच्छा लगे और वो भी प्रोडक्ट खरीद ले तो आपको पैसा आ जाएगा और आपका एक कंज्यूमर का नेटवर्क बन जाएगा। और अगर वो भी आगे प्रोडक्ट बेचने लगा तो वो आपके नेटवर्क में भी डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग मींस डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। और धीरे धीरे अगर आपके साथ कंज्यूमर जुड़ते गए और उन्हीं कंज्यूमर में कुछ डायरेक्ट सेलर बनते गए, आपका प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल भी करते गए और बेचते भी गए, तो कंपनी जो पैसा मध्य लोगों को देती थी, होलसेलर को देती थी, रिटेलर को देती थी और खर्चे करती थी, टीवी एड को देती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देती थी, वो पैसा एक इनकम के रूप में एक आम व्यक्ति को दे दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई टैलेंट लगेगा, ना कोई एजुकेशन लगेगी, ना कोई डिग्री लगेगी। कोई भी काम कर सकता है, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, और कभी भी कर सकता है। और कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। 2 घंटे करे, 1 घंटे करे, आधा घंटे करे, 8 घंटे करे या ना करे। दोस्तों, ये एक मॉडल है, एक आधुनिक मॉडल, कोई नया तरीका नहीं है। सामान बेचने का एक अलग और आधुनिक तरीका है जो 1895 में इस पृथ्वी पर आया था। 1895 में, आज नहीं।
130 साल पहले ये मॉडल पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुआ था कि ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का भी और प्रोडक्ट बेचने का भी। ये भी एक व्यवसाय है, व्यापार करने का भी ये एक तरीका है जहां कोई पैसा नहीं लगता है। चवन्नी कह रहा हूं मैं, चवन्नी भी इस काम को करने के लिए नहीं लगती है। अब ये आया क्यों था? मॉडल समझ में आ गया? अरे यस और नो? हर व्यक्ति को समझ आ गया? अब ये आया क्यों था ये भी जानना जरूरी है। इसके दो ही कारण हैं आने के। नंबर एक कारण है कि जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी उत्पाद बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, तो बना के अपने घर पे नहीं रखता, उसको बेचना चाहता है ना? यस और नो? तो इस दुनिया में प्रोडक्ट बेचने के जो तरीके हैं 1895 में भी वही थे और तकरीबन आज एक ऑनलाइन को छोड़ दे तो आज भी वही है कि अगर आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आपने मान लो कोई नमकीन बनाई तो जितने परचून के दुकानदार हैं उनको आप अपना वो भेजोगे सेल्समैन और वो जाके वहां नमकीनें बेचेंगे। उस दुकानदार को कहेंगे हमारी नमकीन रख, हमारी नमकीन जनता को बेच और इतना तुझे कमीशन देंगे। राइट और रॉन्ग? ये तो नहीं है कि नमकीन अपने घर से बिक जाएगी, दुकानों से बिकेगी। आप जूता बनाओगे, चप्पल बनाओगे तो जूतों की दुकान वालों को कन्विंस करोगे, चप्पल बनाओगे तो चप्पल की दुकान वालों को कन्विंस करोगे। यस और नो? तो होता क्या था कि अगर कोई व्यक्ति कॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, कॉमन मीन्स एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसा माल डाल रहा है, एक जैसी क्वालिटी रख रहा है, तो ये काम बड़ा आसान है। दुकानों के साथ काम करना, परचून के दुकान के साथ काम करना, मेडिकल स्टोर के साथ काम करना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, अनकॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो समाज में किसी ने नहीं बनाया, कोई बेहतर चीज बना रहा है, बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके थे। कॉमन प्रोडक्ट बनाकर आप किसी भी दुकान पर बेच सकते हो, दुकानदार रख लेगा। लेकिन अगर आपने कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, खास बना दिया, तो दुकानदार क्या कहता है, रख तो लूंगा लेकिन जो मैं बाजार के में मेरे यहाँ रखे हैं 50-50 रुपए के 10 कंपनी के प्रोडक्ट, क्या तेरा भी 50 का है? और आपने बोला नहीं यार, ये जो 50 वाले रखे हैं इनसे मैंने दुगनी अच्छी क्वालिटी बनाई है, बहुत बेहतर बनाया है, लोगों को फायदा ज्यादा होगा। तो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं फायदे से, तेरा प्रोडक्ट 50 रुपए का मुझे देता हो तो मैं बेचूंगा, 100 रुपए का तो मैं नहीं लूंगा। तो क्या हुआ, दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनने कम हो गए। कम क्यों हो गए? कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो महंगा बनेगा, महंगा बनाऊंगा तो दुकानदार रखेगा नहीं, क्योंकि वो तो वही रख रहा है जो सभी कंपनियों ने बनाए हुए हैं। तो वहां पर क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एनालाइजेशन होने लगा, प्राइस वार में दुनिया फंस गई, क्वालिटी वार निकल गई और प्राइस वार में दुनिया फंस गई। और इस वजह से आज आप देख लो, आप आंवले का तेल ले आओ, जिसका मर्जी ले आओ, एक जैसा है, हाँ या ना बोलो। गोले का तेल ले आओ, नारियल का तेल एक जैसा है, हाँ या ना, हाँ या ना। मसाले ले आओ, एक जैसे हैं, अरे यस और नो? सबके एक जैसे ही हैं। क्यों है? क्योंकि सब प्राइस वार में काम कर रहे हैं, कोई भी क्वालिटी की तरफ नहीं भाग रहा, क्योंकि क्वालिटी बनाएगी तो पैसा ज्यादा लगेगा और ज्यादा लगेगा तो थोड़ा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको बेचने का दुनिया में क्या तरीका था, अपने खुद के शोरूम खोलो, जैसे कि लिवाइस, पेप्पे, नाइक, एडिडास, रीबॉक, देखे आपने शोरूम, है ना? या तो अपना शोरूम खोलो तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हो, और नहीं तो चुपचाप बैठो, बेच नहीं सकते। तो दोस्तों, अब शोरूम खोलने के पैसे एक समय पर 750 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, कोई आदमी प्रोडक्ट बनाते ही क्या 750 शोरूम खोल सकता है? इतना पैसा हर आदमी के पास नहीं होता ना। तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बन गए पर वो बाजार में नहीं आ रहे, क्योंकि बाजार में दुकानदारों ने तो कह दिया नहीं,
मैं नहीं रखूंगा तेरा प्रोडक्ट, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि मुझे तो रेट में दे, रेट में। और शोरूम 750 शहर में कोई खोल नहीं सकता। तो यही सोचा था किसी ने 1895 में कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनकर अगर बिक सकते हैं और पहले ही दिन कोई बेच सकता है, तो उसको एक मॉडल बनाना होगा, एक मॉडल में आना होगा, और उस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब वो प्रोडक्ट जो दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट है वो इस इंडस्ट्री में बिकते हैं सर। अगर रियल डायरेक्ट सेलिंग है तो, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है तो आप पूरी दुनिया के पेस्ट ले आओ। अगर मान लो जो स्लीपेस पेस्ट बनाती है, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसा पेस्ट आपको बाजार में मिल जाता है तो समझ लो रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मेरा चैलेंज है, आप हमारा पेस्ट पूरी दुनिया में ढूंढ लो, ये क्वालिटी का पेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। सही कह रहा हूं? जो पेस्ट करते हो हाथ खड़ा करो। अरे सारे करते, देखो तो सही, सारे पेस्ट करते हैं हमारा। अरे बाप रे बाप, मैं भी तो कहूं हर महीने 20 लाख कैसे बिक जाते हैं। रियल डायरेक्ट सेलिंग मीन्स, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग मीन्स वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बने, वो डायरेक्ट सेलिंग में बिके, राइट? ना कि फालतू की चीजें बिके, ना कि कचरा बिके। इसी को कहते थे रियल डायरेक्ट सेलिंग। और इसी रियलिटी के कारण ये इंडस्ट्री पूरे विश्व में 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में आप समझ सकते हो कितने करोड़ों लोग अपना भविष्य, अपना जीवन यापन आज डायरेक्ट सेलिंग से कर रहे होंगे। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इसी कारण से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण से ही ये इंडस्ट्री में अमेरिका में 3 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। आप अमेरिका को तो सख्त देश मानते हो, आए ना? अरे हमारे यहाँ तो समोसे तल के एक ही तेल में सुबह से शाम तक एक ही तेल में समोसे तल देता है, अमेरिका में कोई तलने नहीं देता। वो पढ़ी लिखी कंट्री है, वो ऐसे अपने लोगों को बीमार नहीं होने देती, अपने लोगों को ऐसे बर्बाद नहीं होने देती, समझे? ये हमारे भारत में ही है कि पकोड़े सुबह एक तेल में डाल रहा है और रात को भी उसी तेल में डाल रहा है। तो वो इतने समझदार लोग हैं, हमसे बेहतर दिमागदार हैं, हाँ है ना? उनके यहाँ गूगल पे डाल लेना सर, अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे लोग हो। मैंने क्या कहा, अगर रियल इस दिन का मजा लेना है ना तो समझ के जाना, मोटिवेट होके मत जाना। समझोगे मजा आएगा, मोटिवेट होगे मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। समझोगे जीवन भर बात याद रहेगी। अमेरिका में 3 लाख करोड़ का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग का, हमसे ज्यादा समझदार है। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और वहां के लोग 3 लाख करोड़ का व्यापार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। इसका मतलब कुछ तो खास होगा। दे आर नॉट फूल, वो पागल तो नहीं है। बात करें चाइना की, दुनिया की नंबर 2 पावरफुल इकोनॉमी है, 3 लाख करोड़ का व्यापार वहां पर हो रहा है। 3 लाख करोड़ का व्यापार वहां पर हो रहा है। बात करें पूरी दुनिया की, 16 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है। और बात करें भारत की, क्योंकि भारत के कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं, तो यहां इसलिए 25,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। ज्यादा सुरते हैं ना हमारे यहाँ, ज्यादा सुरते लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों की गलती नहीं है। हमारे यहाँ रियल डायरेक्ट सेलिंग होती नहीं थी। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को कुछ भी कचरा बेचा जाता था। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर सिर्फ सपने बेचे जाते थे, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते थे। प्रोडक्ट की आड़ में एक अपॉर्चुनिटी बेची जाती थी, लोग सपने बेचने निकलते थे, जबकि ये सपने बेचने का नहीं, प्रोडक्ट बेचकर सपने पूरे करने का बिजनेस है। अच्छे प्रोडक्ट बेचकर। लेकिन आज मैं कह सकता हूं 2014 से जब से भारत देश में एसलीपियस वेलनेस का जन्म हुआ है, अब डायरेक्ट सेलिंग, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग होनी शुरू हो चुकी है, अच्छे प्रोडक्ट बनने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स की सर, मतलब मैंने फिर कहा पढ़े लिखे लोगों गूगल खोलना में गलत हो, तो पूरी दुनिया में न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी के लिए क्यों जरूरी है?
फार्मा कंपनियों को बाद में पता चला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिछले 50 साल पहले आ गई थी, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि बॉडी के अंदर इतने न्यूट्रिशन होते हैं और इतने हमें खाने से मिलते हैं और इतने हमें सप्लीमेंट से लेना चाहिए अगर हेल्थी बॉडी रखनी है। वो मेरी कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 50 साल से दुनिया में चल रही है और 80,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 80,000 करोड़। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि जब दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं बताते, इन लोगों ने इन्वेंट किया। अगर मैं बात करूं स्किन के सबसे बेहतर प्रोडक्ट कौन कंपनी बनाती है, आप भी सर्च कर लेना, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पूरी दुनिया में बनाती है। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट जो आपके पूरी बॉडी को सारे नेगेटिव एलिमेंट्स खत्म करके हर बीमारी से बचाता है, अगर मैं बात करूं वो कौन सी कंपनी बनाती है, तो वो भी दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाती है। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में खाने के तेल से क्या नुकसान है, ये किसी कंपनी ने इस भारत में बताया तो उस कंपनी का नाम भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही था। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक व्यापार हो रहा है? नहीं, इसने वो काम किए हैं जो कोई नहीं करता। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे हाइजीनिक सैनिटरी पैड ऑफ वुमेन पूरी दुनिया में सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया, वो कंपनी का